सामने रखूंगा और मैं चाहूँगा कि इंटरेक्टिव भी रहे, तो कुछ बातें रख के उसके बाद आप लोगों के जो अगर क्वेश्चंस होंगे वह भी मैं कोशिश करूँगा कि उनको भी मैं आपके सामने आंसर करूँ। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं बोलूँगा भारत माता की, आप दोनों हाथ उठा के जोर से बोलना जय, जितनी जोर से बोल सकते हो। यूथ की पहचान क्या है? उसमें जोश होना चाहिए, है ना? भारत माता की मुट्ठी बंद करके दोनों हाथ, भारत माता की वंदे वंदे। अभी अब अर्पित सर ने कहा ना कि इंस्टीट्यूशन को आप कैसा मानते हैं, समझते हैं। जिस तरह से आप इंस्टीट्यूशन को रिस्पेक्ट करते हैं जहां आप एसोसिएटेड हैं, आप उसके एक्टिविटीज में जितना अपनेपन के साथ पार्टिसिपेट करते हैं उतना ही आपको फायदा होने वाला है। ना इंस्टीट्यूट को ऐसा कोई बहुत अलग से इन एक्टिविटीज से फायदा होता है, ना कोई और आने वाले को होता है, बट आप लोगों को होता है। तो यह जो अपनापन का भाव है, जैसे इंस्टीट्यूट के साथ है, वैसे देश के साथ भी अपनेपन के भाव से स्वाभिमान के साथ अगर काम करते हैं तो क्या होता है? अपना भी फायदा होता है, अपने परिवार का फायदा होता है, देश का भी फायदा होता है। यू अलाइन योर ऑब्जेक्टिव्स, एस्पिरेशंस, अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं, ये तो पूरी आवश्यक है। अगर हम वही नहीं रखेंगे तो हम मेहनत कैसे करेंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? लेकिन उनको अलाइन करना है अपनी फैमिली के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ, अपने समाज के साथ, देश के साथ, तो सबका फायदा होता है। काम वही कर रहे हैं लेकिन उसका एक अलग असर होता है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखना है। मैं एक कहानी सुना के आपको शुरू करूँगा, ऐसी ध्यान आ गई मुझे। कहीं मैं सुन रहा था, एक बड़े अच्छे स्पीकर थे और मैं पढ़ भी रहा था। उन्होंने कहा कि एक आदमी जा रहे थे वो सड़क पे, तो एक आदमी पत्थर तोड़ रहा था, धूप थी, बड़ी परेशान था। उन्होंने पूछा तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मेरा तो जीवन ही असफल हो गया, पत्थर तोड़ता हूँ दिन भर, यही काम कर रहा हूँ, पत्थर तोड़ूंगा सड़क बन जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आगे गए, वो और एक मजदूर काम कर रहा था, उससे पूछा तुम क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कि मैं इस सड़क के ऊपर काम कर रहा हूँ, पत्थर तोड़ने का काम मिला है, इससे पैसे मिलेंगे, मेरा परिवार चलेगा और परिवार की उन्नति होगी। उन्होंने कहा ठीक है। फिर आगे गए तो उसने आगे एक और मजदूर काम कर रहा था, उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ, इससे इस पत्थर को तराश के यहाँ मंदिर, भव्य मंदिर निर्माण होगा और उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तीनों एक ही काम कर रहे थे लेकिन उनकी विजन में फर्क था। तो काम आप क्या कर रहे हैं उसके विजन से बहुत फर्क पड़ता है। यह बात कह के मैं अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ। यह जो संवाद कार्यक्रम है, आप लोगों ने सुना होगा, संवाद का हमारी संस्कृति में बड़ा महत्व है। एक श्लोक, एक पंक्ति आती है, सुभाषित जिसको कहते हैं, वादे वादे जायते तत्वबोध, थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट यू अराइव एट द राइट कंक्लूजन। कोई आपको मैं बता दूंगा बहुत बात और आपके समझ में आ जाएगी और आप उसको जीवन में उतार लेंगे, केवल ऐसा ही नहीं होता, आपको उसके ऊपर मंथन करना होता है, चिंतन करना होता है, उसको आगे ले जाके यू कम टू द कंक्लूजन एंड अराइव एट द राइट पॉइंट। तो इसी तरह से ये बजट का इस बार प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि मैं केंद्रीय बजट टीम की आउटरीच में पूरा काम कर रहा हूँ, जगह जगह जा भी रहे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी थी कि बजट की प्रक्रिया होती है, बड़ी मेहनत होती है, बड़ी मेहनत से पूरा प्रधानमंत्री जी, पूरी टीम, 200-300 मीटिंग्स होती हैं अलग अलग एसोसिएशन से, स्टेक होल्डर से। उसके बाद एक्सटेंसिव डिबेट डिस्कशन से वेरियस मिनिस्ट्रीज़ के डिपार्टमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स है वो देते हैं। फिर गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स के अंतर्गत, उसके अंतर्गत पूरी चीज़ें देखी जाती है कि किस मिनिस्ट्री का कितनी रिक्वायरमेंट है। और उसके पहले 6 महीने की अथक परिश्रम से एक इकोनॉमिक सर्वे निकलता है जो चुनौतियों को भी, चैलेंजेस को भी अपने सामने रखता है। इस व्यापक प्रक्रिया के बाद इस बजट को जब बनाया जाता है तो उसका क्या होता था, बजट आता है, जो वित्त मंत्री जी का भाषण पार्लियामेंट में हुआ, कुछ लोगों ने सुना, नहीं सुना, थोड़ा बहुत सुना, कुछ लोगों ने, अपोजिशन ने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दिए, किसी ने कह दिया ये खराब है, वो ऐसा है, ऐसा है, कुछ पॉजिटिव आ गए,
2-2.5 घंटे उस पर चर्चा हुई और फिर शाम तक द होल प्रोसेस डाइड डाउन, नोबडी नोज। जिनके लिए सरकार ने इतनी मेहनत करके बजट बनाया है जो उसका इस्तेमाल करेंगे, जिनके जीवन में उससे बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, उन तक वो पहुंचता ही नहीं, चर्चा ही नहीं जाती। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस बार हम लोग एक एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करेंगे, दोज हु विल बेनिफिट आउट ऑफ द बजट, जिनके लिए इतनी मेहनत से बजट बनाया उन लोगों तक इसका पूरा कम्युनिकेशन लेके जाएंगे। और मेरे को लगता है कि आज विनय जी, पूरी अर्पित जी, पांडे जी, सबका यही उद्देश्य भी यही है कि आप तक भी वो बात पहुंचे। तो मैं कुछ बातें आपके कैरियर ओरिएंटेशन से कहूँगा। बजट बहुत बड़ा है, कितने लोगों ने ये बजट लेक्चर सुना है वित्त मंत्री का? यहाँ सुना है किसी ने? 1 2 3 4 5 6 7, देखो सबको सुनना चाहिए, अभी भी रिकॉर्ड है। इतना वित्त मंत्री जी के 2 लेक्चर हुए हैं। एक तो पहला बजट के दिन हुआ था, वो 1 घंटे का लगभग है। परसों उन्होंने 1.5 घंटे, जो अलग अलग पार्लियामेंटेरियंस ने अलग अलग क्वेश्चंस उठाए थे, उसके आंसर में भी निर्मला जी ने बहुत एक्सटेंसिवली लगभग 1.5 घंटे का उस पर जवाब दिया है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो ये अगर सुन लोगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। केवल देश की इकोनॉमी के बारे में तो पता चलेगा ही, हमें अपने कैरियर को कहाँ ओरिएंट करना है, किस एरियाज में गवर्नमेंट का फोकस है, कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो हमारी इकोनॉमी को कैटलाइज करेंगे, ग्लोबल लेवल पे स्टैब्लिश करेंगे, ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं, उसके बारे में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, उनके लिए फंडिंग क्या है, उनके लिए इनिशिएटिव्स क्या हैं, ग्लोबल लेवल पे क्या चैलेंजेस हैं, किस तरह की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस बजट का निर्माण किया गया, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। मैं उनमें से कुछ संक्षिप्त बात आपके सामने करूँगा। एक और प्रधानमंत्री जी का अगर आपने बजट के बाद कमेंट सुना होगा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है युवाओं के लिए खासकर। वो सर ये था, उन्होंने कहा एक यंग लीडरशिप डायलॉग हुआ था इसमें भारत मंडपम में। किसी को पता है, उसमें सुना है किसी ने? यंग लीडरशिप डायलॉग प्रधानमंत्री जी ने लगभग 7-8 महीने की अथक परिश्रम से, यंग यूथ अफेयर्स मिनिस्टर है मनसुख मांडविया जी, अभी मैं उनके साथ सूरत गया था, उन्होंने एक्सटेंसिवली इस प्रक्रिया के बारे में बताया। आप उसके बारे में भी सुनना, पढ़ना। आज गूगल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, जितनी इंफॉर्मेशन आप एसिमुलेट करोगे उतना ही आप अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हो। यंग लीडरशिप डायलॉग 3 दिन का कार्यक्रम हुआ था भारत मंडपम में, और वो 7-8 महीने के परिश्रम से हुआ था। एक मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने एक्सटेंसिवली सोशल मीडिया वगैरह के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित किया था कि एक क्वेश्चनर, एक्सटेंसिव क्वेश्चनर बनाया था। आप उस क्वेश्चनर को गूगल फॉर्म्स के माध्यम से भरें, और जो सिलेक्ट होंगे उनका प्राइम मिनिस्टर के साथ इंटरेक्शन होगा और उनको दिल्ली बुलाया जाएगा। 3 दिन रह के पूरा उनके साथ व्यापक चर्चाएं, जिसमें आप अगर देखोगे तो जो डोवल साहब हैं उनका बड़ा वायरल भी हुआ था, उसमें उनका भाषण बहुत अच्छा हुआ था, तो वह किया जाएगा। तो लगभग 50 लाख लोगों ने भारत के उसको, उन गूगल फॉर्म को भरा था। उस गूगल फॉर्म के माध्यम से 3000 लोगों को मिनिस्ट्री ने सिलेक्ट किया था। उनको उसमें से क्या था, उनकी क्या लाइकिंग है, कितना उनका बैकग्राउंड है, कैसा वो आगे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लीडरशिप। ये यंग लीडरशिप डायलॉग करके प्राइम मिनिस्टर का आइडिया था। और 3000 लोगों से कहा कि जो सिलेक्ट किए थे उनको टॉपिक्स दिए थे कि आप इन टॉपिक्स पे चूज करके आप एक ऐसे लिखना। 1500-2000 वर्ड में उन लोगों ने ऐसे लिखा था, और उसमें से 1500 लोगों को सिलेक्ट किया था उन ऐसे के बेस पे। कितनी बड़ी एक्सरसाइज की मिनिस्ट्री ने पूरा, और उन 1500 लोगों को 3 दिन के लिए यहाँ पूरा बुलाया था दिल्ली में भारत मंडपम में, और उसमें से उन एसेज में से 11 लोगों को सिलेक्ट किया था जिन्होंने अपना पूरा 25-30 मिनट का प्रेजेंटेशन एक एक व्यक्ति ने बनाया था कि मैं भारत को कहाँ देखना चाहता हूँ, कहाँ किस एरियाज में मैं आगे देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ।
उन 11 लोगों का प्रेजेंटेशन 3 घंटे तक प्रधानमंत्री ने खुद देखा, और जब उन्होंने बताया कि उस 11 लोगों के प्रेजेंटेशन, उस सारे के माध्यम से हमने युवाओं की आकांक्षा और अपेक्षाओं क्या है उसको ध्यान में रखते हुए इस बजट में बहुत सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट की है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ये बातें कि कितनी मेहनत से इस बजट को बनाया गया है। यह एक विजन डॉक्यूमेंट, जैसे बताया है कि यह विजन डॉक्यूमेंट है, और यह अपना 21वीं सदी है और 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर है, ये उसका पहला बजट है। और जब प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का लक्ष्य 2047 का रखा है, तो हम यह बात स्पष्ट रूप से जानते हैं कि इकोनॉमिक पावर बने बिना विश्व हमें कहीं ग्लोबल लीडरशिप की पोजीशन में नहीं मानेगा। आज अगर आप ग्लोबल लेवल पे इतना इंटरेस्ट लोगों का देख रहे हो, चाहे यूएस का, यूरोपियन कंट्रीज का, इन सब का देख रहे हो, इतने एफटीए साइन हो गए, ये 9वां एफटीए साइन हुआ है, 38वीं कंट्री है जिस यूएस के साथ एफटीए साइन हुआ है। वो इसलिए कि वो समझ रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो 2 दशक है इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी भारत की तरफ शिफ्ट होने वाली है और वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो उस सारी चीज़ों के लिए एक इकोसिस्टम बनाना है, और ये इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण बजट है। इसमें 1 साल का तो प्रावधान है बट इसका विजन जो है वो लॉन्ग टर्म विजन भी साथ में है। बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर काफ़ी तेज़ी से हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के अंतर्गत, जिस तरह से सब क्षेत्र में रोड्स, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, मेट्रो एक्सेट्रा सब बन रहे हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं में लाखों लाखों करोड़ सरकार पैसा लगा रही है। स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टैंड अप इकोसिस्टम, मुद्रा लोन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इन सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो यह जो अपने आप में आज डेवलप्ड इकोनॉमी में भी इतनी अच्छी मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स नहीं है, इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस नहीं है। बिना किसी फाउंडेशन के कोई देश या कोई चीज प्रोजेक्ट भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो ओवर द लास्ट 11 ईयर्स, चाहे कॉर्पोरेट टैक्स कम करना है, जीएसटी के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स कम करना है, इंडिविजुअल टैक्स कम करना है, इन्वेस्टमेंट के काम करने हैं, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है, इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरी देश में बनानी है, पंचायतों को कनेक्ट करना है, 5G में ग्लोबल लीडरशिप को अटेन करना है, बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करना है। थोड़ा समय के कारण मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि आप लोग उसको एसिमुलेट कर लेंगे। तो यह डिजिटल इंडिया, बैंकिंग सेक्टर स्ट्रेंथ, IBC जैसे इनिशिएटिव लाए, GST जैसे इनिशिएटिव लाए हैं, स्टार्टअप, स्टैंड अप इंडिया, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स, ये सारे चीज़ों को एक इकोनॉमिक पैरामीटर्स, फंडामेंटल, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को पिछले 10-11 साल में इस्टेब्लिश कर पाए हैं, और उसके साथ एक लीप लेके तेजी से अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का इस बजट में काम किया है। तो ये आइसोलेशन में नहीं है। वी शुड अंडरस्टैंड दैट कितनी एफर्ट के साथ यहाँ पे हम पहुँचे हैं, और अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है जिसके माध्यम से एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं जिन एरियाज में हम लोग ग्लोबल लीडरशिप अटेन कर सकते हैं। तो भूमिका थोड़ी मैंने इसलिए बनाई है, बाकी इंफॉर्मेशन आप सबको मिल जाएगी। मैं आपके सामने वो सनराइज सेक्टर्स का बारे में बताऊंगा, जो कि सनराइज सेक्टर में इसमें इमेंस इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है, बहुत सारी स्कीम्स लेके आई है। उन स्कीम्स को उन एरियाज में अगर हम काम करते हैं तो हमें बहुत अच्छी तरह से आगे जाके प्रगति मिलेगी। और जब हम देखते हैं, अभी हम एक जगह में था, मिस्टर सोमनाथन जी जो है साइंटिस्ट हैं जिनने इसरो के, अब तो रिटायर हो गए, उन्होंने चंद्रयान को लॉन्च किया और एक दिन में 100 से ऊपर सैटेलाइट लॉन्च किए। तो वो बता रहे थे कि केवल स्पेस टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं है कि केवल सैटेलाइट हम ऊपर भेजने का, सैटेलाइट ही बनाने की बात है, हजारों पार्ट्स बनते हैं, इंडस्ट्रीज लगती है, छोटे छोटे स्टार्टअप इकोसिस्टम्स बनते हैं, जिनके माध्यम से एसिमुलेट करके आज हमने ये स्पेस टेक्नोलॉजी में ये कैपेसिटी बनाई है कि हम ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छी पोजीशन में, लो कॉस्ट लेवल पे सैटेलाइट लॉन्च कर पा रहे हैं, और आज हम लीडरशिप के लेवल पे काम कर रहे हैं।
तो अकेले स्पेस टेक्नोलॉजी में ही 300 से ऊपर स्टार्टअप है। 2014 से पहले एक भी नहीं था स्पेस टेक्नोलॉजी, यहाँ पे कोई ऐसा कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं था। तो ऐसे ऐसे सेक्टर्स को किया है। और भी सारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में लगभग 2.25 लाख स्टार्टअप हैं। कुछ 100-200 स्टार्टअप भी नहीं थे, आज 2.25 लाख स्टार्टअप गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है, क्योंकि वेरियस एरियाज में सरकार युवाओं को, एंटरप्रेन्योरशिप को, टेक्नोलॉजी को और इस तरह से खोल रही है। तो यह इकोसिस्टम को हमें समझना चाहिए, उस चीज के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो जैसे मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी बताया, अभी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के साथ भी मैं बहुत काम करता हूँ, मिनिस्ट्रीज के भी साथ काम करता हूँ। आप अगर देखो किसी भी चीज के लिए आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होता है, क्या प्रॉब्लम है। आप कोई काम कर रहे हो, इंडस्ट्री लगा रहे हो, कोई इनिशिएटिव ले रहे हो, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई प्रोसेस बना रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन के लिए सरकार बहुत इनिशिएटिव ली हुई है। सब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के वेबसाइट्स में उनके प्रॉब्लम, प्रोसेस प्रॉब्लम्स और प्रोडक्ट प्रॉब्लम्स उन्होंने डाले हैं। ऐसी मिनिस्ट्रीज वगैरह भी कोशिश करती है, हैकेथॉन होते हैं, इस तरह के कई इनिशिएटिव्स होते हैं, वेयर इवन स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह भी करते हैं कि दे आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड दे विल फाइनेंस कि if you can come out with a solution to that problem, they will help you in research and development, government schemes, PSUs, etc. And if you you are successful in giving a solution to that problem, उसका प्रोटोटाइप बनाना है, इनिशियल प्रोजेक्ट बनाना, उसकी भी फंडिंग करेंगे। और उसके बाद अल्टीमेटली जब वो बन जाता है प्रोजेक्ट या प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको खरीद भी लेंगे। तो ऐसा अभी पिछले पार्लियामेंट सेशन में शांति बिल लेके आए थे, वह है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए प्राइवेट सेक्टर को खोल दिया। ये ऐसे सेक्टर्स थे जहां पे एक रेस्ट्रिक्टिव एटमॉस्फेयर था, प्राइवेट को आने ही नहीं देते थे। अब स्पेस टेक्नोलॉजी को खोल दिया है। ये शांति बिल में न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है, और हजारों हजारों आइटम्स बनते हैं। अभी कल जब मैं राजकोट गया था, इतनी इंडस्ट्रीज उन्होंने बताई, डिफेंस इंडस्ट्रीज, ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्रीज, स्पेस टेक्नोलॉजी में छोटे छोटे क्लस्टर्स के अंतर्गत, और इतनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट उन लोगों ने कर लिया इस चीज़ों को। तो सरकार ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में शांति बिल के माध्यम से इमेंस तरीके से खोले हैं, पूरा उसकी परमिशंस वगैरह भी दी हुई है। और केवल वही नहीं है, ये जो सनराइज सेक्टर्स इस बजट में आइडेंटिफाई किए हैं, वो सनराइज सेक्टर में सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स लेके आए हैं और फंडिंग के भी चीज़ें लेके आए हैं। इसमें कस्टम ड्यूटीज में पार्ट बी में बहुत रिलैक्सेशन किए। अब आप स्पेस टेक्नोलॉजी लाते हो या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लाते हो या ग्लोबल डेटा सेंटर बनाने की बात सरकार कर रही है, तो इसमें आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी चाहिए। आपको जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो रीजनल सप्लाई चेन और ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग को अलाइन भी करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीम इसमें की है। पार्ट बी में कस्टम ड्यूटी रिडक्शन और रिलैक्सेशन, लोअर ड्यूटी करके इन चीज़ों में सरकार ने बहुत तरीके से खोल दिया। जो सनराइज सेक्टर में टेक्नोलॉजी इंपोर्ट, इंटरमीडिएट पार्ट इंपोर्ट, और हमारे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फाइनेंसिंग, लो कॉस्ट, उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है, उनकी कंप्लायंस कॉस्ट को कम करना है, उनकी टैक्सेशन कॉस्ट को कम करना है, उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देना है। इस तरह से करते हुए उनको ग्लोबल मार्केट का एक्सेस देने का भी काम किया है। कई लोग आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका के साथ हमारा आज $100 बिलियन का ट्रेड है, कैसे $500 बिलियन का हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर वगैरह को नहीं खोला, डेयरी फार्मिंग सेक्टर को नहीं खोला, मैरीन सेक्टर को नहीं खोला, उनको इंपोर्ट नहीं अलाउ किया जहाँ पे हमारे किसान और इनकी जो आवश्यकता है वो। लेकिन ऐसे सेक्टर को इस बजट में और उनके एग्रीमेंट के साथ खोल दिया है। इन सेक्टर्स में अगर हम इंटरमीडिएट पार्ट्स इंपोर्ट करेंगे और टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करेंगे तो हमारे लिए ट्रेड भी बढ़ेगा और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो जैसे मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी बताया, सेकंड है न्यूक्लियर एनर्जी
के अंदर प्राइवेट सेक्टर को बहुत खुला है, शांति बिल डिटेल में आप जा सकते हैं और हेल्प भी करेंगे। ग्लोबल डेटा सेंटर, ये तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी, लेकिन इन एरियाज में अगर आप पढ़ाई करते हैं, इन एरियाज में अपने एजुकेशन को अलाइन करते हैं, इन एरियाज में आगे आके काम करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप डेटा सेंटर ही बना दें, बट आपका कैरियर, इनके लिए स्किलिंग चाहिए, इनके लिए लोग चाहिए, इनके लिए काम करने वाले इंजीनियर्स चाहिए, फाइनेंस प्रोफेशनल्स चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो ग्लोबल डेटा सेंटर, न्यूक्लियर एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर लगभग 40,000 करोड़ तो इसमें ही इन्वेस्ट इस बार फाइनेंसिंग की है, बट सेमीकंडक्टर्स को भी काफ़ी सरकार ने सपोर्ट देने के साथ किया है। गुजरात में तो एक बन गया, कल ही योगी जी महाराज, हम यूपी में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उन्होंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक इकोसिस्टम क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे जल्दी लॉन्च करेंगे, और मेरे ख्याल से 21 फरवरी को ही नोएडा में सेमीकंडक्टर का हब बनाने का लॉन्च प्राइम मिनिस्टर खुद करने वाले हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये चौथा एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में इस बजट में सनराइज सेक्टर की तरह आइडेंटिफाई किया है। पांचवा है, अगर आज चाइना का डोमिनेंस क्यों है? चाइना का डोमिनेंस इसलिए, अब जब जियोपॉलिटिक्स की बात की पांडे सर ने और अर्पित जी ने, जियोपॉलिटिक्स चैलेंजेस हमारे हाथ में नहीं है, हम अमेरिका को नहीं डिफाइन कर सकते कि तुम ऐसा व्यवहार करो, ऐसे करो, लेकिन हम चाइना को हम नहीं कुछ कह सकते। हमें अपने उस करंट चैलेंजेस को देखते हुए अपने रास्ते को नेगोशिएट करना है, नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करते हुए काम करना है। और स्वदेशी की भावना भी यही है, इट इज़ नॉट जस्ट मियरली प्रोडक्ट की ये विदेश में बनी है तो हम नहीं खरीदेंगे, भारत में बनी हुई चीज़ों को खरीदेंगे, बट नेशनल इंटरेस्ट को सुप्रीम रखते हुए, ग्लोबल चैलेंजेस को नेविगेट करते हुए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसकी पूरी स्ट्रेटजी है। तो रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स, यह चाइना की डोमिनेंस है, हमारे यहाँ भी बहुत है। गोवा गया था, इतने मिनरल्स हैं बट एक्सप्लोरेशन नहीं है। झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, इन उड़ीसा है, मिनरल्स के बड़े बड़े डिपॉजिट्स हैं, बट उनको डिपॉजिट्स को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, उनको एक्सप्लोर नहीं किया गया, उसको डेवलप नहीं किया गया, एक्सट्रैक्शन नहीं किया गया। तो रेयर अर्थ मिनरल्स कॉरिडोर्स और क्रिटिकल मिनरल्स की इंपोर्ट के लिए सरकार ने काफ़ी सपोर्ट किया, ताकि ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ये सारी जो मैंने सनराइज इंडस्ट्री बताई है, उसमें प्लस एआई के अंतर्गत भी, अगर ग्लोबल डेटा सेंटर तो बनेगा, लेकिन एआई के अंतर्गत बहुत सारी आवश्यकताएं उनके लिए ये सब चाहिए होते, तो उनको भी कहेंगे। तो यह तो हाई टेक एरियाज हैं, बट टेक्सटाइल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी महत्वपूर्ण है। तो टेक्सटाइल के मेगा पार्क्स बनाने का बात की है सरकार ने, उसमें पूरा इकोसिस्टम तो बनेगा ही, टेक्सटाइल मेगा पार्क्स है, फिर उसके साथ 200 एमएसएमई क्लस्टर्स बनाने का बात है, लीगेसी क्लस्टर्स। अभी हम देखते हैं मेरठ में, यहाँ पे पास ही है मेरठ, वहाँ पे खिलौने की इंडस्ट्री है, मुरादाबाद में मेटल की इंडस्ट्री है, और जगह जगह अलीगढ़ में ताले बनते हैं। तो ऐसे मेगा क्लस्टर्स हैं एमएसएमई के, उनके लिए पूरे 200 मेगा क्लस्टर्स को पूरी तरह से सपोर्ट करने का काम किया है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि इमेंस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जॉब क्रिएशंस हैं, केवल सर्विसेज सेक्टर में कि हम केवल गवर्नमेंट सर्विस ढूंढते रहें, वो कैरियर होने वाला नहीं है। कोई कितना ही प्रॉमिस कर दे, सरकार की नौकरियां की लिमिटेशंस हैं। आपको एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट सेक्टर में डेवलप करके अपने कैरियर को उसी के साथ ओरिएंट, अभी से मान के समझ लो कि आई विल बिकम अ जॉब गिवर। छोटे छोटे बिजनेसेस का इमेंस पोटेंशियल है, वो करेंगे। तो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल मेगा टेक्सटाइल पार्क्स की बनाने की बात है, बायो फार्मा में बहुत इनिशिएटिव्स हैं, ये जो मैंने आपको बताया कि क्लस्टर्स डेवलपमेंट के काम है, इन सारी चीज़ों को लेते हुए सनराइज सेक्टर्स की तरह काम कर ही रहे हैं। और मैं यूएस वगैरह भी गए होंगे, आप लोग भी कई बार गए होंगे, मैंने देखा कि वहाँ पे जो छोटे छोटे काम हैं, प्लम्बर, आपको ज़रूरत है प्लम्बिंग की, वो तुरंत टूल किट लेके आता है, फटाफट काम करके वो चला जाता है। इलेक्ट्रीशियन, उसके पास टूल किट इतने एफिशिएंट होते हैं,
उसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन हमारे यहाँ उतना, हमारे यहाँ प्लम्बर आता है या इलेक्ट्रिशियन आता है या एसी रिपेयरिंग के लोग आते हैं, वो आते हैं तो वो लोग उतने टूल किट की तरह उतने एफिशिएंटली उनके पास नहीं होते। और अब हमने वीडियो भी देखते होंगे चाइना में कैसे या जापान के, वो बताते हैं कि कैसे ये काम को उसने कितना आसान कर दिया। तो टूल किट मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी सरकार ने बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता था कि आप सबके सामने मैं बताऊं, और आप लोग इन सनराइज सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हुए गवर्नमेंट के वेबसाइट्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स, उसके साथ अपने आप को कैरियर को अलाइन करते हुए बिकम अ जॉब गिवर। इमेंस पोटेंशियल भारत की अर्थव्यवस्था में है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और कमिटेड हैं, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में, कि भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना ही है। और वह बने बगैर हम ग्लोबल लीडरशिप अटेन नहीं कर सकते। विश्व गुरु कोई ऐसे भीख मांगने से बनाने वाला नहीं है, हमें अपनी मेहनत करनी पड़ेगी और कलेक्टिव विल के साथ काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस बजट का जो सही उद्देश्य है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, इस संवाद का जो उद्देश्य है, उसको भी पूरा करेंगे। सक्सेस के लिए 4 चीज़ें जरूरी होती हैं। क्लियर गोल, यानी वेयर वी हैव टू रीच। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज गिवन अस अ क्लियर गोल, विकसित भारत 2047 में बनाना है, हमारे सामने बनाना। और हम तो इतने लकी हैं कि हम सबके सामने यह अचीवमेंट गोल हमारे सामने पूरा होगा। क्लियर गोल एंड डिफाइंड पाथ, उसको उस रास्ते पे जाने के लिए, उस गोल के लिए क्या रास्ता है वो भी बहुत क्लियर है हमारे सामने। और उसके बाद विल पावर ऑफ द पीपल हु आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट एंड वॉक ऑन द पाथ। तो गवर्नमेंट हैज स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्टेट एंड सेंटर। और उसके साथ चौथी चीज है कलेक्टिव एफर्ट, यानी सरकार तो एक इकोसिस्टम बनाती है, अनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाती है, वो उस तरह की सपोर्टिव स्कीम्स बनाती है, बट अल्टीमेटली उसका लाभ लेने का काम और उसको करने का काम तो हर व्यक्ति को चाहिए। तो कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल, कहीं मोदी जी अपने आप अकेले बैठ के विकसित भारत नहीं बना देंगे, हम सबको मेहनत करके बनाना पड़ेगा। और उस विकसित भारत में उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। यहाँ पे जिस तरह की स्टेट लीडरशिप है वो भी बहुत कमिटेड है। आप दिन रात, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, ये जो पॉलिटिकली करेक्ट द प्रिंट के हमारे फ्रेंड हैं शेखर गुप्ता जी, वो देते, उन्होंने कहा कि उन्होंने थोड़ा 20-25 मिनट में एनालिसिस किया है कि योगी जी का ओनली फोकस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिनिश द प्रोजेक्ट्स। अगले 5-6 महीने में, अभी एक उनके ऑफिसर सीनियर व्यक्ति से बात हो रही थी, 5 जो 2022 में प्रॉमिस किए थे या उससे पहले 2017 में प्रॉमिस किए थे, उन्होंने कहा कि अगला 2027 के पहले मेगा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सब मैं चाहता हूं कि कंप्लीट होके वो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मेगा प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट कर दें, और जो उससे सेकंड लेवल, थर्ड लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं उनको चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेट कर दें। एंड वी शुड फिनिश वॉट एवर वी हैव प्रॉमिस ऑल दोज प्रोजेक्ट्स। उसमें इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, किस तरह से काम होगा। और जो 45 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्ट यूपी का जो कमिटमेंट हुआ था, मोर देन 50% का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुका है। अगर कहीं और स्टेट्स वगैरह में देखोगे तो 10, 15, 20% से भी ज़्यादा नहीं होता, और वो लोग कहते हैं अनाउंस हो जाता है, इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो वह होगा। तो इस तरह का पूरा बात भी है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 12.2 लाख करोड़ है। आज हम कहीं जाते हैं तो देखते हैं किस तरह की सड़कें हैं, किस तरह के ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गई है। तो इस बार उसके ऊपर अगर लगभग 10 से 11 लाख करोड़ का हर साल कुछ पिछले कई वर्षों में इन्वेस्टमेंट हो रहा था, उस करेंट पोजीशन पे 12.25 लाख करोड़ का अगर केंद्र सरकार एक साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करेगी, तो यहाँ की ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और किस तरह का
आगे हो जाएगा, आपको वो देख के आश्चर्यचकित होगा। कभी उसको सोचोगे कि कैसी सड़कें बने, कितने एक्सप्रेसवे हैं, कितने एयरपोर्ट्स हैं उत्तर प्रदेश में, किस तरह मेट्रोज चल रही हैं, रेल्स चल रहे हैं, फास्ट है, स्पीड रेल, वाटरवेज, ये सारे स्कीम्स तो अनाउंस किए ही हुए हैं। लेकिन मैंने फोकस उन चीज़ों पे किया था कि जो आपके कैरियर के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है। उन एरियाज़ को आप समझिए, पढ़िए और अपने कैरियर को आगे लेके जाएंगे तो मुझे लगता है कि यह जो कार्यक्रम की सफलता भी होगी। आप लोगों को आपके भविष्य के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और स्वाभिमान और आत्मविश्वास और ऑनर फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड द कंट्री बहुत ज़रूरी है, तो हम अवश्य करें। अभी मेरे साथ एक बार और नारा लगाना, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अभी आपको पता है ये जो 150 साल हुए, job creation and skill development for youth, especially for students like us? हाँ, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। युवाओं, देखिए इस बजट में 5 कैटेगरी के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं। युवा, बैठ जाओ बेटे, युवा, महिला, श्रमिक, उद्योगपति और किसान। तो युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण तरीके से स्किलिंग के लिए काम सरकार ने किया है। एक तो जो टूरिज्म डेस्टिनेशन, आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन सेंटर्स को आइडेंटिफाई करने का काम किया है, और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म इस बार इस बजट का एक मेन फोकस एरिया है। यानी सरकार ने कुछ स्कीम्स अनाउंस किए हैं, जैसे हेल्थ का हब बनाने की बात है, एंटरप्रेन्योरशिप का हब बनाने की बात है, जैसे ये जो आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात है, 200 मेगा जो एमएसएमई प्रोजेक्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग जो हब बनाने की बात है। इसको केंद्र सरकार ने ये नहीं कहा कि 5 उत्तर प्रदेश को दे दिए, 4 केरला को दे दिया, आसाम को दे दिया, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा ये सारी स्कीम्स, हेल्थ हब, एंटरप्रेन्योरशिप हब, मेगा टेक्सटाइल पार्क, 200 एमएसएमई क्लस्टर्स, और ये जो आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, इन सबको, इन 5-6 स्कीम्स को केंद्र सरकार ने कहा है कि जो भी स्टेट आगे आएगा इन स्कीम्स के अंतर्गत अप्लाई करेगा, उनको सरकार उसमें बनाने के लिए सपोर्ट करेगी और अलाउ करेगी। अब इसमें जब आइकॉनिक मेगा जो इंडस्ट्री, ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसमें 10,000 गाइड्स, टूरिस्ट गाइड्स की आवश्यकता होगी। उनके लिए सरकार ने पूरी तरह से प्रावधान किया है। 1.5 लाख, जो टूरिज्म इंडस्ट्री पे बहुत फोकस है, टूरिज्म इंडस्ट्रीज के स्किलिंग के लिए 1.5 लाख लोगों को का प्रोविजन किया है। और जो ये स्पोर्ट्स के अंदर भी बहुत फोकस किया है, यंग स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। अभी हम 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स तो कर ही रहे हैं, 2036 के लिए बिड किया है ओलंपिक्स के लिए। तो स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप, स्पोर्ट्स को केवल हॉबी या केवल खेल के लिए ना मान के उसके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए भी काम किया। अगर आज ही या दैनिक जागरण में आप पढ़ेंगे तो कल योगी जी ने यहाँ पे आके नोएडा में क्या स्पोर्ट्स के स्टेडियम्स की स्थिति है, कैसा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, स्पोर्ट्स को कैसे कैरियर ओरिएंटेशन के लिए काम करेंगे, तो यूथ के लिए उसके अंदर भी स्किलिंग की है। मेगा टेक्सटाइल पार्क की बात की है। और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, स्टेट्स को भी, जैसे 12.5 लाख करोड़ तो इंफ्रास्ट्रक्चर में केंद्र खर्च कर रहा है, 5 लाख करोड़ का केंद्र सरकार ने स्टेट्स को कोई बड़े प्रोजेक्ट्स लेने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कहा है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट लेके आएंगे, कोई भी स्टेट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उसको 50 इयर्स के लिए लोन से, इंटरेस्ट फ्री लोन के साथ फाइनेंस केंद्र सरकार करेगी। तो 12.2 लाख करोड़ तो केंद्र सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेगी, प्लस 5 लाख करोड़ का प्रदेश सरकारें कर सकते, तो 17.5 लाख करोड़ का जो खर्चा होगा। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो खर्चा होता है वो 1:3 मल्टीप्लायर होता है, यानी 3 टाइम्स इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करेगा। तो ये जो सारे इनिशिएटिव्स मैंने बताए, इसमें स्किलिंग चाहिए, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, उसमें सारी चीज़ें, तो ये इस तरह का एक व्यापक तरीके से सरकार ने काम किया है। एक जो हेल्थ जो हब्स बनाने की बात है,
उसमें भी सरकार ने कहा है कि जीरियाट्रिक्स, ओल्ड एज के लिए नर्सिंग केयर एटसेट्रा, और जब हेल्थ क्लब है तो हेल्थ क्लस्टर बनाने की बात है, तो हॉस्पिटल ही नहीं है, मेडिकल कॉलेज भी है, नर्सिंग कॉलेज भी है, ये जीरियाट्रिक्स हेल्प के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, पैथोलॉजिकल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, इन सब के लिए एक बड़ा स्कीम्स बनाया है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी काफ़ी की हुई है, यूथ को फोकस रखते हुए किया है। देखिए, मैं एक ही फिगर आपको देता हूं कि अब जो हम डिफेंस के लिए, डिफेंस इक्विपमेंट और उसके लिए ग्लोबल लेवल पे काफ़ी डिपेंडेंट थे। 90% ऑफ आवर डिफेंस रिक्वायरमेंट वाज बीइंग इंपोर्टेड अर्लियर। लास्ट ईयर 68% ऑफ आवर डिफेंस रिक्वायरमेंट वर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड। आज तेजस, नासिक में गया था, HAL की फैक्ट्री देखी हमने, जो एक तरीके 2014 के पहले HAL को डूबती हुई कंपनी मान रहे थे कि इसको तो बेच देना चाहिए सरकार, ये इसका कुछ नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल ख़त्म, लिक्विडेशन में चले जानी चाहिए। आज HAL इतना प्रॉफिट कमा रही है, इतना प्रॉफिट, स्ट्रॉन्ग कंपनी बन गई है। एंड तेजस, हमने 6 कंट्रीज से ऑर्डर है तेजस एयर प्लेन के लिए, तो डिफेंस में बहुत काम कर रहे हैं। अभी जो यूरोपियन कंट्री के साथ जो FTA साइन हुआ है, उसमें थोड़ा इधर साइड, जो FTA साइन किया है हमने, उसमें स्वीडन और इससे 72 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट डिफेंस के अंदर आने वाला है। फिर अभी आज ही सवेरे के पेपर में आप देखोगे 114 रफेल का ऑर्डर दिया है, 3.25 लाख करोड़ का, लार्जेस्ट ऑर्डर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो सामरिक दृष्टि से मजबूत हुए बना, जैसे आर्थिक शक्ति चाहिए वैसे डिफेंस स्ट्रेटेजिक नेशनल सिक्योरिटी भी बहुत मजबूत है। तो डिफेंस को हम लोगों ने काफ़ी तेज़ी से स्ट्रॉन्ग किया है, और उसके अंतर्गत नेशनल इंटरेस्ट को, एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए, फूड सिक्योरिटी चाहिए, उसके अंदर और साइबर सिक्योरिटी चाहिए, इन सब चीज़ों में इनिशिएटिव लेके कर रहे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सब चीज, AI, इनके अंदर काफ़ी काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। नहीं, लेने दो, आप तीनों आप बोल दो, मैं एक साथ जवाब दे दूंगा। ओके। आइडेंटिफाई करके बोलना। Sir, what are the biggest challenges हाँ? faced by India to be, sir, what do you think, what are the biggest challenges faced by India to become national विकसित developed nation by 2047 and how this budget adjusts to them? ठीक है, हाँ। Good afternoon, sir. Sir, why did the government choose to increase the security transaction tax on future and options in budget? Wouldn't this discourage the small traders? यस, सेकेंड। और ये बजट स्टैंडर्ड लेवल के लिए बढ़ाने के लिए, माइक पास में रखो। हाँ, स्टैंडर्ड लेवल बढ़ाने के लिए Bit बनाया गया है। louder. क्या बढ़ाने के लिए? स्टैंडर्ड लेवल बढ़ाने के लिए बनाया गया है, बट 1.6 ओनली हेल्थ में एंड 2.6 चैलेंजेस आपने, इकोनॉमिक सर्वे ने 4-5 चैलेंजेस सामने रखे थे, और वो अंडरलाइन बस कर देता हूँ, उसी को मीट आउट करके उसको ध्यान में रखते ही ये बजट बनाया गया। एक तो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उसने कहा था कि चैलेंज है, तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, युवाओं के लिए काफ़ी सरकार ने फोकस किया है। दूसरा, उसने चैलेंज लिखा था कि जो गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में, वह कंटिन्यू रखना चाहिए। और क्योंकि उसने चैलेंज इसलिए रखा था कि इतना 11 लाख करोड़ का हर साल इन्वेस्टमेंट अगर करते तो आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट को भी कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है, तो और डेट को, जो डेट टू GDP रेशो है, उसको भी कंट्रोल करना है। तो इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए सरकार के पास रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, तो सरकार कहीं अपने इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कम नहीं करेगी, तो वह भी नहीं किया है। और सरकार ने उन तीनों को भी कंट्रोल लिखा है। फिस्कल डेफिसिट 4.4% टारगेट है, और 4.3 आगे करेंगे। इन्फ्लेशन 2% से नीचे रखेंगे, और जो ये जो है तीसरा मैंने कहा था कि डेट टू GDP रेशो
वह अगर ग्लोबल लेवल पे देखेंगे तो हमारे कंडीशन बहुत अच्छे हैं। 56% डेट टू जीडीपी है, उसको 50% पे लेके आ जाएंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट सेंटर 12.2 लाख करोड़ करेगा, जो पिछले साल के 11 लाख करोड़ से भी बढ़ा हुआ है। और स्टेट को भी 5 लाख करोड़ का एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए काम किया। तो चैलेंजेस को पूरा मीट आउट करके, तो मैंने अभी वित्त मंत्री जी से उस दिन हमारी मीटिंग हुई थी, मैंने भी ये प्रश्न पूछा था कि आपने ऐसा कैसे किया कि खर्चा भी बढ़ा रहे हो और ये तीनों चीज़ों को भी कंट्रोल कर रहे हो। तो ये है एफिशिएंसी इन टैक्स कलेक्शन, करप्शन, लीकेजेस को कंट्रोल करना। और सरकार की स्कीम्स में जो लीकेजेस थे, 50 लाख करोड़ का पिछले 11 साल में फंड ट्रांसफर किया, 100% विदाउट एनी लीकेज। एक प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अगर सरकार 1 रुपया खर्च करती है तो 15 पैसा आम आदमी उसके पास जाता है। अब 100% डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से एफिशिएंसी इन एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी इन टैक्स कलेक्शन एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज वेयर द गवर्नमेंट विल वर्क, ये एक बात है।